नमस्कार मित्रों, साहित्यिकी के आज के इस भाग में आप सभी दर्शकों का ढेरों स्वागत। साहित्यिकी हर बार कुछ अलग लेकर आना चाहता है और आता रहा है। आप हर बार अलग अलग साहित्यिक मित्रों से मिलते रहे हैं, साहित्यिक गतिविधियां रचने वाले रचनाकारों से। आज हमारे साथ जो शख्स उपस्थित हैं वो अपने आप में कुछ खास हैं। महिलाओं पर व्यंग तो बहुत होते रहे हैं, लेकिन महिला ने पुरुषों पर कुछ व्यंग किया हो, ऐसा पहली बार मैं इनके मुंह से सुनूंगी। हमारे साथ इस भाग में जो मेहमान के रूप में उपस्थित हैं उनका नाम है गीता पुष्प शॉ। इनका परिचय ये खुद ही अपनी तरफ से देंगी। धीरे धीरे इनकी बातों के दरमियान हम इनको खोल के देखते रहेंगे। अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी से और बहुत ही सुपरिचित लेखिका हैं। तो गीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस साहित्य के कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आपने पूछा है कि अपने जीवन के बारे में कुछ बतलाइए, तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ और शुरू के कुछ वर्ष मेरे बचपन के बहुत छोटे थे, 5-6 वर्ष के उम्र तक वहीं पर रही। और एक बार और एक विशेष बात ये बताना चाहूँगी कि मेरी माँ बंगाली हैं और मेरे पिताजी मलयाली, केरल के। और हमारे माता पिता की शादी प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी, तो उन्होंने मेरे माँ पिताजी की शादी करवाई थी। शादी में कन्यादान उन्होंने ही किया था। और हमारे परिवार की एक विशेषता ये है, हमारे परिवार को लघु भारत की संज्ञा दी जाती है। हमारे भारत को कहा जाता है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, क्योंकि हमारे परिवार में हर तरह के लोग हैं। यानी मेरी भाभियाँ हैं, वो कोई पंजाबी है, एक बंगाली है, एक राजस्थानी है, मेरी बहू हिमाचल की है, एक बहू बेतिया की है, हमारी मामी महाराष्ट्रियन है। जैसे भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग हमारे परिवार में। तो आपके परिवार के बारे में हो गई। हाँ। मैं अपनी शिक्षा के मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी आरंभिक शिक्षा जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो मेरे पिताजी बर्माचल में सुपरिटेंडेंट थे, यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता था। तो शुरू में हम लोग महाराष्ट्र में रहे, खामगांव में। वहाँ मैंने मराठी भाषा भी सीखी और उसके बाद कई महाराष्ट्र में रहे, गोंदिया और सिवनी, कई जगह इधर उधर होते हुए फिर हम लोग इटारसी में भी रहे। फिर मैंने मैट्रिक किया इटारसी के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से। उसके बाद जबलपुर में होम साइंस कॉलेज जबलपुर से मैंने बीएससी होम साइंस किया। उसके बाद फिर मैं मद्रास चली गई, मुझे वजीफ़ा मिला था। मैं मैट्रिक से एमएससी तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हुई हूँ और मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से एमएससी होम साइंस करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप। तो मैं मद्रास यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी होम साइंस किया। उसके बाद फिर मैं जबलपुर चली आई और वहीं पर उसी कॉलेज में पढ़ाने लगे थे। वहाँ पीजी डिपार्टमेंट नया नया खुला था, तो वहाँ मैं पढ़ा रही थी। तो मेरा अब अगला सवाल है आपसे, मैं ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कई प्रदेशों में पढ़ाई की, लेक्चरर रही, तो फिर ये बिहार कैसे आ गई? बिहार से नाता कैसे आपका जुड़ गया? तो ये बतलाते कि मेरी माँ बंगाली थी, लेकिन वो हिंदी में लिखती थी। मेरे पिताजी मलयाली थे, लेकिन हम बच्चों को उन्होंने हिंदी पढ़ाई, सबको, हम लोग को हिंदी पढ़ाई। और मेरी माँ हिंदी की लेखिका थी, इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान से हम लोग का बहुत घरेलू रिश्ता था। और हरिशंकर परसाई जो प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, वो हम लोग के पड़ोसी थे। और जबलपुर में बहुत साहित्यिक वातावरण था हम लोग का। तो हम लोग, हमारे घर में धर्मयुग, हिंदुस्तान और कादम्बिनी, सभी तरह की हिंदी पत्र पत्रिकाएँ आती थी और माँ भी लिखती थी, लेखिका थी, तो कई लेखकों से परिचय था। और बिहार के जो रविंद्र पुष्प थे उस समय बहुत लोकप्रिय थे, उनमें काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे और उनकी रचनाएँ सभी पत्र पत्रिकाओं में हमेशा छपती रहती थी। तो हम लोग भी उनके प्रशंसा पत्र लिखते थे। तो वो भी फिर जबलपुर आए, हम लोग का परिचय हुआ और रविंद्र पुष्प से मेरी शादी हो गई। और इस तरह से फिर मैं बिहार आ गई और बिहार आकर फिर यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, मगध महिला कॉलेज में। बहुत बढ़िया।
तो और यहाँ आकर भी बहुत कई साहित्यकारों से हमारी भेंट हुई, तो बहुत अच्छा लगा। एक साहित्यिक वातावरण से मैं आई थी और पटना में आकर भी साहित्यिक वातावरण मिला, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती थी कि इधर आए। फिर रेडियो स्टेशन भी हम लोग जाते थे तो फणीश्वर नाथ रेणु से मुलाकात हुई, नागार्जुन जी थे उस समय, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त थे, आरसी प्रसाद सिंह थे। धार्मिक में उनकी कविताएं पढ़ती थी और मुझे बहुत देख के एकदम उनको सामने देख के आश्चर्य होता था कि अरे मैं नागार्जुन जी को देख रही हूँ, मैं रेणु जी को देख रही हूँ, मैं आरसी प्रसाद सिंह को देख रही हूँ। तो इधर भी साहित्यिक माहौल था, मैं एक साहित्यिक माहौल से दूसरे साहित्यिक माहौल में आई, तो फिर मुझे एडजस्ट करने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। तो इन सारी यात्राओं के बीच में मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब परिवार, आपको मायके की तरफ से भी साहित्यिक वातावरण मिला, शादी के बाद आप रॉबिन पुष्प शॉ की अर्धांगिनी बनी, उनके साथ भी आपको साहित्यिक माहौल मिला। तो फिर आप ये गृह विज्ञान का विषय जो है, गृह विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कैसे अपनी पहचान बना पाई, इस पे कुछ आप अपना प्रकाश गृह विज्ञान के तो वो तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी और उस क्षेत्र में भी मैंने बहुत कुछ किया। गृह विज्ञान की मैंने बहुत किताबें लिखी, वो बाद में लिखी, उसके पहले साहित्यिक किताबें पहले लिखी। गृह विज्ञान की मेरी मैट्रिक से लेके एमएससी लेवल तक की किताबें लिखी हुई हैं। और मैट्रिक की जो किताब है, टेक्स्ट बुक कमेटी बिहार से छपी है वो किताब, वो हिंदी में लिखी गई, उसका मैथिली, बांग्ला, उड़िया और उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। फिर इंटर होम साइंस किताब लिखी है, फिर बीए और एमए लेवल की भी होम साइंस की किताबें लिखी है। मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की विशेषज्ञ हूँ, आहार और पोषण विज्ञान की। तो मेरी लिखी किताबें हिंदी भाषी प्रदेशों में, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ सब कोर्स में भी चलती हैं। तो ये तो बात की बात है। ऐसे साहित्य में भी मेरी रुचि है और साहित्य लेखन भी मैंने शुरू किया। पहले साहित्य लेखन शुरू किया और पढ़ाने के साथ साथ कोर्स की किताबें भी एक तरफ से लिख रही थी। अब मैं आपसे ये सवाल चाहती हूँ कि व्यंग के क्षेत्र में आपका बहुत योगदान है और एक महिला व्यंग्यकार, अभी तक हरिशंकर परशाई के बाद कोई खास रूप से उतने मुखातिब नहीं हुए, लेकिन एक महिला व्यंग के रूप में मैं आपके 3-4 किताबों के नाम लेना चाहूँगी। एक तो आपने बड़े अच्छा लेख लिखा है पति का मुरब्बा, जिसको कि सुन के ही बड़ी खुशी हो रही थी, इसको थोड़ा गहराई से मैं जानना चाहूँगी। फिर एक आपने लिखा है ये टेंशन जाएगा पेंशन लेने, तो भाई टेंशन अगर पेंशन ले और ये हे खाऊं खाए जाऊं, तो इन सारी किताबों को लिखने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? देखिए, मेरे पति रविशंकर पुष्प तो लेखक थे और मैं शुरू में आई थी तो मुझे आकाशवाणी पटना से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। तो उसमें मैं जो वार्ताएं, रोचक विषय दिए जाते थे तो मैं रोचक वार्ताएं बहुत लिखती थी, तो सब लोग बहुत खुश होते थे। तो बाहर भी निकलने पर पब्लिक भी, कोई लोग बोलते थे कि वाह पुष्प जी, आपकी पत्नी की तो आज रेडियो पर वार्ता सुनी, बहुत अच्छी थी। लेकिन पुष्प जी से मेरी तारीफ करते थे, पुष्प जी की तरफ देखते थे। मैं समझ जाती थी कि इन लोग को लगता है इनके पति लेखक है तो यही लिख देते हैं कुछ। तो फिर मैंने क्या किया कि कहानी कविता कुछ नहीं लिखा, अपना पतली गली से रास्ता चुना अलग और हास्य व्यंग लेखन की तरफ मैं चली गई, क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत कम हैं, बहुत कम महिलाएं ही हास्य व्यंग लिखती हैं। तो ये अच्छा है। इसके पहले मैंने बच्चों के लिए लिखा। मैं एक बाल उपन्यास लिखना शुरू किया था, यहाँ से बालक पत्रिका निकलती थी, उसमें वीनू और रेशम का टुकड़ा वो धारावाहिक रूप से छपा। फिर छोटे छोटे जादूगर एक बाल उपन्यास लिखा जो कि धर्मयुग में धारावाहिक छपता था, और बहुत सुंदर उसमें एक लड़की मॉडल रहती थी और अच्छे अच्छे चित्र बने रहते थे, वो भी छपा। फिर एक और आंगन आंगन फूल खिले उपन्यास लिखा। और ये जो छोटे छोटे जादूगर है बाल उपन्यास, वो राजभाषा विभाग बिहार सरकार से पुरस्कृत भी हुआ। तो फिर बाल और कहानियाँ भी लिखी बच्चों के लिए जो पराग में, बालक, मेला, इन पत्रिकाओं में छपती थी। फिर इसके बाद मैंने अब कोर्स की किताबें लिख ली, बाल उपन्यास लिख लिए, तो फिर इसीलिए मैं एक अलग राह पकड़ी। पुष्प जी भी व्यंग लिखते थे, लेकिन मैंने अब फिर पूर्ण रूप से हास्य व्यंग लिखना शुरू किया। और प्रभात खबर रांची से निकलता था उस समय, तो उसमें मेरा कॉलम छपता था और अपनी भी। और ऐसे भी मेरे हास्य व्यंग के लेख धर्मयुग, हिंदुस्तान, कादम्बिनी, माधुरी, मनोरमा, इन पत्रिकाओं में और महिला पत्रिकाओं में, वनिता, वामा, इसमें छपा करते थे। और फिर मेरे संकलन भी आए, जैसे एक है पति का मुरब्बा, एक संकलन है, फिर चाट मसाला। इन सबको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली?
इसमें मतलब ये प्रेरणा कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में कोई बात है, क्योंकि जो प्रसिद्ध व्यंगकार हुए हरिशंकर परसाई वो भी मध्य प्रदेश के हैं, शरद जोशी हैं वो भी मध्य प्रदेश के हैं। कुछ अच्छा हरिशंकर परसाई तो हमारे पड़ोसी थे, उनको मामा जी कहते थे, तो कुछ उस मिट्टी का असर हुआ होगा हमारे मध्य प्रदेश के लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, बीच में है, तो मध्य प्रदेश के लोग बड़े दिलदार होते हैं और वो एकदम हास्य व्यंग से भरपूर होते हैं। आपको कोई झोला लेके आदमी बाजार में दिख जाएगा तो आप उससे पूछेंगे क्या सब्जी खरीदने आए हैं, तो बोलेगा कि हाँ सब्जी खरीदने आएंगे। लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश का आदमी होगा तो कहेगा हाँ भैया झोला लेके आए हैं, सब्जी मंडी में खड़े हैं तो सब्जी तो खरीदेंगे, अब कोई टीवी फ्रिज स्कूटर तो नहीं खरीदेंगे, अब वो तो हमारे झोला में आएगा भी नहीं। और आपको हमारी हैसियत लग रही है, हैसियत दिखाई दे रही है कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। अरे सरकार ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, इतनी महंगाई है कि हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं, बस वो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लायक है। तो आप एक शब्द एक वाक्य आपने पूछा था कि क्या आप सब्जी खरीद रहे हैं, उसने इतना बड़ा जवाब दे दिया, तो आपको ऐसे ही मुस्कान आ जाएगी चेहरे पर कि ये इतना बोल रहा है, और फिर आप उससे महंगाई पर बात करने लगेंगे और वो थोड़ी ही देर में आपसे बात करने लगेगा, अपरिचित आदमी परिचित बन जाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी बात करते करते। ये तो मध्य तो प्रदेश की इसीलिए मिट्टी में कहा है हाँ, कि हम पूरे देश को एक बना के रखें और किसी को भी अपना बना लेने की उनमें खासियत होती है ना, एमपी के लोगों में। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप प्रसिद्ध लेखक रॉबिन पुष्प शॉ की मिसेज हैं, तो एक अर्धांगिनी के रूप में आपको लिखने में उनसे क्या लाभ मिला, कैसे वो आपके सहायक बने, कैसे वो उन्होंने आपका मार्गदर्शन एक बात है किया? कि उनकी प्रतिद्वंदी तो थी नहीं, मैं उनकी तो प्रशंसिका थी, पाठिका थी, तो इसलिए प्रतिद्वंदिता का भी कोई सवाल नहीं था। और मैं कहानियाँ कविता ये सब भी कुछ उतना उस क्षेत्र में नहीं गई, उतना नहीं लिखा मैंने, अलग ही रही। और पति के लेखक होने से बहुत लाभ होते हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते लिखने में, यानी अगर एक पत्नी लिख रही है तो पति उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि मेरा मोजे ढूंढ दो, कहाँ है रुमाल, कहाँ रखा है, तो जल्दी से खाना बना, भूख लगेगी, नहीं, आपसी समझ बढ़ती है। एक दूसरे को लोग स्पेस देते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे की आलोचना समीक्षा भी करते हैं, एक दूसरे का लिखा हुआ सुनते हैं, और अगर कुछ गलत है या तो बताते हैं कि ये सुधार करो। कहते हैं ना निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए, तो आपको घर बैठे श्रोता मिल जाता है, निंदक मिल जाता है, समीक्षक मिल जाता है। और मैं पुष्प जी की रचनाएं जाके पोस्ट कराया करती थी, पोस्ट ऑफिस जाती थी, रजिस्ट्री लगाती थी और उनकी जो रचना छपती थी उनकी कटिंग सब फाइल करती थी, और वो भी फिर सहायता करते थे, पब्लिशर को मेरी किताब छपने के लिए भेजते थे या कैसे कवर बनवाते थे। जब मैंने होम साइंस की किताबें लिखी थी तो प्रसिद्ध एकदम पद्मश्री जो श्याम शर्मा जी हैं, यहाँ के आर्टिस्ट हैं बिहार के, उनको पद्मश्री मिला हुआ है, और सुबोध गुप्ता विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट, उन लोगों ने मेरी किताबों में चित्र बनाए हैं। और पुष्प जी बैठ के उन लोग को बिठा के मेरी किताबों के लिए चित्र बनवाते थे। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, अगर लेखक पति पत्नी होते हैं तो दंपत्ति। एक मित्र, एक आलोचक, आपने कहा कि घर में ही एक शख्स में आपको सारी खूबियाँ मिल जाती हैं और वो हर रोल अदा करते रहते हैं। मैं पूछ रही थी कि आपकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं दर्शकों को हमारे, कि उन किताबों में क्या ऐसी खासियत है जो दर्शक उसको पढ़ना चाहेंगे। सभी किताबें हास्य व्यंग है, क्योंकि हिंदुस्तान अखबार में मेरा लगातार चटपटी करके कॉलम छपता था हास्य व्यंग का, लगातार 5 वर्षों तक ये कॉलम छपा, और प्रभात खबर में भी, और उनकी भी वो थोड़े दिनों तक छपा, तो मैं कॉलम लिखती थी। तो इतने वर्षों तक इतने सब इकट्ठी हो गई थी रचनाएं, तो 5-6 मेरे संकलन आए, अभी एक और संकलन आया है लिंक फेल है करके, तो इन सब में हास्य रचनाएं हैं। और अगर इन रचनाओं को पढ़कर किसी के चेहरे पर खुशी आती है तो अच्छा लगता है। और मेरे पॉलिटिकल व्यंग भी लिखे हैं, सामाजिक भी लिखे हैं। हास्य व्यंग लिखने का ये कि आप किसी को सीधे बोलिएगा ऐसा मत करो ऐसे करो तो वो बुरा मान जाता है, आप उसको हंसी मजाक के माध्यम से ऐसे कुछ बोलते हैं बताते हैं तो वो लोग काफ़ी उन पर असर पड़ता है। इसीलिए कोई चीज़ मजाक में कह देना
उस तरह जी से बिल्कुल, होगा। अगर सीधे सीधे इसलिए उसको कुछ कहा जाए तो हो सकता है उससे बुरा लग सकता है, लेकिन उसी बात को अगर व्यंग के रूप में व्यंग कर दे तो वो बात हंसी में टल जाती है और हमारा वो भी संदेश भी समझ उन तक जाता पहुंच है, जाता हाँ। है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आपको आज ये स्टूडियो में पाकर कि आप इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा कर रही हैं। आपका एक इंटरव्यू था, आपने रेणु जी से साक्षात्कार लिया था उनके बालों के बारे में, उसके कुछ अंश मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों से वो जरूर बहुत बताएं। प्रसिद्ध हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु हम यहाँ पर पटना में ही रहते थे और कॉफ़ी हाउस में उनका अड्डा जमता था। शाम को सब साहित्यकार, लेखक, पत्रकार लोग सब वहाँ जमा होते थे। तो पुष्प जी नहीं जाते थे, तो एक दिन हमारे घर में रेणु जी आ गए, बोले कि पुष्प जी आप तो नहीं जाते हैं कॉफ़ी हाउस, तो मैं ही आपके घर आ गया। तो उस समय हम लोग चाय पी रहे थे और मकई वाली चाय पी रहे थे। उस समय बहुत महंगी मिलती थी और पटना में खूब मुश्किल से मिलती थी, ढूंढना पड़ता था दुकान दुकान, तब किसी दुकान में मिलती थी मकई बारी चाय। तो रेणु जी बोले अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट चाय है। तो फिर वो मकई बारी, फिर वो जब हमारे घर आते तो मकई बारी चाय की फरमाइश करते। तो पुष्प जी बोलते कि उस चाय का नाम ही रेणु लीफ रख दिया था। रेणु जी आते तो पुष्प जी कहते कि गीता रेणु लीफ बना। तो रेणु जी से हम लोग का बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था, उनकी पत्नी से भी उनके घर जाते थे, बहुत क्लोज हो गए थे। पुष्प जी ने रेणु जी पर किताब भी लिखी थी। तो मैंने रेणु जी का इंटरव्यू लिया था, उनके लंबे लंबे बाल थे, उसी से वो पहचाने जाते थे। तो मैंने उनके बालों के बारे में जो इंटरव्यू लिया था वो धर्मियों के होली विशेषांक में और महिला जगत में छपा था और उसका शीर्षक था छेड़ो ना मेरी जुल्फें। और हर पैरा में, हर बात में अलग अलग दिया था। घूंघर वाला मेरा, फिर न झटको जुल्फ से पानी, उन्होंने पूरा बताया था कि वो कौन सा शैम्पू लगाते हैं, उनकी चेहरे की सुंदरता का राज क्या है, मार्गो सोप लगाते हैं और तेल लगाते हैं कि नहीं बालों में, अपने बालों के बारे में बताया था। फिर उन्होंने बाल क्यों बढ़ाए, तो उन लोग के घर में बचपन में कोई मनौती मानी गई थी और इन लोग पर कर्जा चढ़ गया था। कर्जा चढ़ गया था इसलिए रिनुआ रिनुआ बोलते थे। रेणु नाम ऐसे पड़ा, उनको रिनुआ रिनुआ कहा जाता था। और उनके बाल में जटा जटा बंध गई थी, तो बचपन में से खूब जटा जटा थी। तो बोलते थे कि इमलिया कैसे हवा चलती तो इमलिया कैसे झूमती, तो वो सिर हिला के अपना सब जटा हिला हिला के दिखाते थे कि इमलिया से जुड़ती। फिर उनका जब पहली बार मुंडन हुआ तो भोतार उस तरह था, उनको बहुत तकलीफ हुई जब मुंडन हुआ, तो उन्होंने बाल कटवाना ही छोड़ दिया, अपने बाल लंबे लंबे इसीलिए उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने अपने बालों की देखभाल के बारे में बताया और एक और मज़ेदार संस्मरण बताया कि एक बार वो अभी जब बड़े हो गए, अभी रेणु जी लेखक के रूप में भी विख्यात हो गए, एक बार ट्रेन से जा रहे थे तो रात का सफ़र था तो सो रहे थे। तो एक आदमी, ये नीचे के बर्थ में थे, एक आदमी ऊपर की बर्थ में, तो वो बार बार नीचे उतरे और बोले एक्सक्यूज़ मी मैडम, इनको मैडम समझ रहा था वो लंबे बाल देख के कि एक्सक्यूज़ मी मैडम। फिर बाथरूम जाए, फिर ऊपर चढ़े, फिर बोले एक्सक्यूज़ मी मैडम। और फिर सवेरा हुआ तो वो लोग आपस में बात करने लगे कि वो मैडम को बहुत तंग किया, हम लोगों ने रात भर ऊपर नीचे कर रहे थे, ऊपर बर्थ पे चढ़ते थे। और अचानक कानपुर स्टेशन आया, चाय चाय हुआ, सब लोग चाय पीने के लिए थे। तो रेणु जी भी अपना रजाई हटा के बाहर निकले तो देखते हैं कि अरे ये तो फणीश्वरनाथ रेणु है, आदमी है ये तो, हम लोग जिसको मैडम समझते। ऐसे ही सब आपका एक जो लेख है पति का मुरब्बा, हाँ, उसका कुछ अंश आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जरूर। तो बहुत व्यंजन आप लोग देखते हैं ना, अब ये पति का मुरब्बा देखिए क्या होता है। यदि आपके पास पति है तो ठीक है, ना हो तो अच्छे उत्तम कोटि के तेज तर्रार पति का चुनाव करें, क्योंकि जितना बढ़िया पति होगा मुरब्बा भी उतना ही बढ़िया बनेगा। दागी विधायकों से मंत्रिमंडल बन सकता है, किंतु दागी पति से अच्छा घरेलू मुरब्बा नहीं बन सकता। इसलिए दागी पति कभी प्रयोग में न लाएं। आवश्यकता से अधिक पके का चुनाव करने से भी मुरब्बा जल्दी खराब हो सकता है। नए ताज़े पति का मुरब्बा डाल देना ठीक होता है, नहीं तो मौसम बदलते ही अन्य सुंदरियों के संपर्क में आने से उसके खराब होने की संभावना रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी से मुरब्बा डाल के रखेंगे तो जीवन भर उंगलियां चाटकर, चटखारे लेकर उसका आनंद उठा सकेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी लाभ होगा। मुरब्बा डाला पति मर्तबान के दायरे में ही रहता है, किसी भी मौसम में आप उसका उपयोग कर सकती हैं और ये मुरब्बा दिखा के पड़ोसियों और सहेलियों को जला भी सकती हैं। पति का मुरब्बा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: एक ताज़ा पति, दर्शकों नोट कर लें, पति का मुरब्बा बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। एक ताज़ा पति, ये तो महिलाओं के लिए है विशेषकर।
इसलिए मैं महिला दर्शकों को से ही ये दरख्वास्त कर रही हूँ। एक ताज़ा पति, प्रेम की चीनी, पति के तौल के बराबर, मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग, नैनों की छुरी और एक मर्तबान। अब विधि है, पति को धो पोंछ कर साफ करें, मन के ऊपर लगी धूल अच्छी तरह से रगड़ कर पोंछ लें, पति चमकने लगेंगे। अब प्रेम की 3 तार की चाशनी बनाएं, इसमें पति को नैनों की छुरी से अच्छी तरह गोद दें और बनाई हुई चाशनी में पूरा का पूरा डुबो दें। प्रेम की चाशनी में पति को कई हफ्तों तक डुबो कर रखें। गरम सांसों की हल्की आंच पर पकाना ज़रूरी है। सास नंदों को पास ना आने दें। पड़ोसनों विशेषकर जवान के इन्फेक्शन से बचा कर रखें, वरना मुरब्बे के खराब होने की संभावना रहती है। पति पूरी तरह प्रेम की चाशनी में सराबोर हो गए हैं, इसकी गारंटी कर लें। मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग मिलाकर अच्छी तरह हिला लें। लीजिए, आपके पति का मुरब्बा तैयार है। जब जी में आए इसके मधुर स्वाद का आनंद लीजिए। लेकिन कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं। बीच बीच में धूप, गर्मी यानी नाराज़गी दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो फफूंदी लग सकती है। पड़ोसनों और सहेलियों की नज़रों से बचा कर रखें अपना मुरब्बा। यदा कदा चख कर देखती रहें। अधिक चीनी हो गई हो तो झिड़कियों के पानी का छिड़काव करें। कभी कभी ज़्यादा मिठास होने से मुरब्बा ख़राब भी हो सकता है, चींटियाँ लग सकती हैं। चींटियों से बचाना आवश्यक है। और विशेष सावधानी, मर्तबान तभी खोलें जब मुरब्बा खाना हो। मर्तबान में डले मुरब्बे को बाहर की हवा न लगने दें। बहुत बढ़िया, ये हुआ। बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप लोगों ने एक नई रेसिपी हमारी आज की मेहमान के मुंह से सुना, पत्ती का मुरब्बा कैसे बनाएं। उसमें जितनी सामग्रियां इन्होंने बताई, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से। और अब मैं चाहती हूं कि आप अपने बारे में, अपनी किसी एक पुस्तक के बारे में जो आपको पसंद हो, ये तो आपने मेरे मांग पे प्रस्तुत किया, आप पुस्तक का कोई एक अंश और सुनाएं जो आपको पसंद हो और आप दर्शकों को कुछ उससे संदेश देना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सी किताब, मुझे ये शीर्षक भी पसंद है, टेंशन जाएगा पेंशन बिल्कुल, ले। मैं चाहूँगी कि आप इसे नहीं, और एक किताब है, हे खाओ खाए जाओ खाए जाओ। अब खाया कई तरह से खाया जाता है, इसी पर व्यंग है, ये खाने पर व्यंग है। कोई कहता है हमें तो बस जीने के लिए, हम बस जीने के लिए खाते हैं। हमारा कहना है खाने के लिए जियो, नहीं तो जियो किस लिए। मानस जन्म बिरथा गंवायो, जिसने नहीं खायो। पार्टियां होती हैं खाने के लिए, ये सब जानते हैं। बड़े भोले हैं आप अगर आप ये नहीं जानते। कई लोग खाने के शौकीन होते हैं, वे पार्टियों के भी शौकीन होते हैं। जब जब मौका मिलता है पार्टी में खाने जा धमकते हैं। एक पार्टी में खाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में खाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में शामिल होते हैं। अपनी सुविधानुसार लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनका खाना ही होता है। लक्ष्य एक ही होता है, खाना। उनकी पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है। जो कमज़ोर होते हैं उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। वे एक ही पार्टी में रहकर घिसा पिटा एक ही स्वाद का खाना मन मार कर खाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्टी में तो जाते हैं पर वर्कर बना दिए जाते हैं। उनका ध्यान बस काम में लगा रहता है। वे खाने की ओर ध्यान ही नहीं देते। दूसरों को खाते देखते देखते उनका मन भर जाता है। बाद में पछताते हैं, कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पर अब पछताए होत क्या। खाने में बड़े गुण हैं। पोषण शास्त्र में खाने की परिभाषा इस प्रकार है कि भोजन उसे कहते हैं जिसे हम खाते हैं, पचाते हैं और जो पचने के बाद हमें ऊर्जा देता है। बड़ी सिंपल सी बात है। सभी चीज़ें खाने की नहीं होती। जिन्हें आप पचा सकते हैं उसी को खाना चाहिए। एक का आहार दूसरे का आहार नहीं हो सकता। जैसे गाय घास पचा सकती है इसलिए उसे खाती है, मनुष्य घास पचा नहीं सकता इसलिए नहीं खाता है। लेकिन ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग मिलकर पशुओं का चारा खा गए। मनुष्यों की ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं जो ईंट, सीमेंट, बालू, यहाँ तक कि कागज़ के नोट भी पचाने की क्षमता रखती हैं। देश खाने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, यस, और उनमें जादू होता है। जी बिल्कुल। तो आप अभी इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि पुनः आप दर्शकों से कुछ इस संबंध में बताना चाहती हैं, तो मैं 1 मिनट दर्शकों में आप से अपनी बात यही कहना चाहती हूँ कि मेरी रचनाओं से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, खुशी मिलती है, तो मेरा लिखना सार्थक है, अच्छा लगता है। और सबके लिए यही संदेश है कि जीवन में हर तरह की परेशानियां हैं, लेकिन उन सब के बीच में
हिम्मत से रहिए, हिम्मत से लड़ते हुए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और हंसते रहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मैडम कि हंसना जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने खाने की चर्चा की, तो व्यक्ति को वही चीज़ खाना चाहिए जिसे वो पचा सकता है। बिहारी भाषा में कहते हैं ना कि हदिया के मत खा लीजिए, नहीं तो फिर पता चल जाता है लोगों को, और फिर आपको तो फिर आप अपनी सीमा में जगह खाइए। जाके खिचड़ी खाने की नौबत आ सकती है। बहुत धन्यवाद। तो खाने के हिसाब से ही चर्चा चल रही, तो इन्हीं शब्दों से मैं आज के इस कार्यक्रम का अंत भी करना चाहूँगी कि खाने के हिसाब से ही खाना चाहिए। और कुछ लोग दिमाग भी खाते हैं, तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि आज के साहित्यिकी के माध्यम से दर्शकों का दिमाग खाया गया हो या कुछ शिक्षा भी मिली हो, क्योंकि हंसना जीवन के लिए ज़रूरी है। साहित्य में गंभीरता भी ज़रूरी है और हास्य भी ज़रूरी है। तो दर्शकों, आज हम जिस मेहमान से मिले उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के साथ दिया। अगले भाग में फिर मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।